वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सोलिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, जो कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के पे था, वो आप फिर से देखो, रिवाइज करो, उसके बाद ही ये सोलिबिलिटी का वीडियो देखो, क्योंकि वो जो टॉपिक था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, वो सोलिबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। तो आप सोलिबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एवरी सोल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है डिज़ोल्व करने की। मतलब जो सोल्यूट रहेगा वो किसी भी सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर लिमिट तक, एक पर्टिकुलर हद तक ही डिज़ोल्व होगा, उससे ज़्यादा वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वाटर लिया और वाटर में मैं कोई सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल NaCl उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में वो डिज़ोल्व होगा। बट जैसे जैसे मैं अमाउंट बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे मैं ऐड करते जा रहा हूँ और वो डिज़ोल्व होते जा रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं उसमें कितना भी NaCl ऐड करूँ वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी लिमिट जो थी डिज़ोल्व करने की वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसी को बोला जाता है सोल्यूबिलिटी, और हम बोलते हैं कि वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो रहता है, जो हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसी को सोल्यूबिलिटी बोला जाता है। तो इसकी अगर हमें स्पेसिफिक डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट है, इस यहाँ पे हमने वाटर यूज़ किया था, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये जो सॉल्वेंट है उससे हम एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ले लेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे। सॉल्वेंट कितना लिया हमने, 100 ग्राम सॉल्वेंट, और उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट हम ऐड कर सकेंगे उसे हम सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, उसे हम सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज़ नोन एज सोल्यूबिलिटी। बट यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट हमने ऐड कर दिया है और कुछ यहाँ पे हमें पार्टिकल्स दिखेंगे, अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स, तो इस तरह का सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर आप हीट करोगे तो जो अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स जो थे सोल्यूट के, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, सोल्यूबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ गई। इसका इफेक्ट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो इसलिए हमें सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन देते समय एट स्पेसिफिक टेम्परेचर लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी जो है वो डिफरेंट रहती है। सोल्यूबिलिटी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसलिए हमें डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। मतलब डिफरेंट सोल्यूट की डिफरेंट सॉल्वेंट में सोल्यूबिलिटी क्या है, डिफरेंट रहती है, और टेम्परेचर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया तो सोल्यूबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 ग्राम वाटर था और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट मैंने ऐड करते जा रहा हूँ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया और उतना वहाँ पे डिज़ोल्व हो गया। उससे ज़्यादा अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा तो वो वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम बोल सकते, और टेम्परेचर हमने कितना मेंटेन किया था, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल सकते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्यूबिलिटी जो है वो कितनी है, 32 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्यूबिलिटी है 32 ग्राम्स, और अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो इतना ही किस में होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी होता है। तो इसे हम एक सेकंड वे से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा, उसे हम सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। ग्राम्स ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट हम ऐड करेंगे उसे हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। ये हो गया दो डेफिनेशंस ऑफ सोल्यूबिलिटी। और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि सोल्यूबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो हमें सोल्यूबिलिटी बताते समय
टेम्परेचर स्पेसिफाई करना ही है, वी हैव टू स्पेसिफाई टेम्परेचर ऑल्सो। देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट हमने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट लिया है हमने वाटर लिया है 100 ग्राम्स, उसमें हमने ऐड किया 21 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्या हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर सल्फेट की सोल्युबिलिटी है 21 ग्राम्स। सिमिलरली 20 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी है 32 ग्राम्स। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे हम 32 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। सिमिलरली 20 डिग्री सेल्सियस पे हम 34 ग्राम्स पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। सिमिलरली 20 डिग्री सेल्सियस पे हम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। ऑल्सो सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 204 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। मैंने पहले ही बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, 70 टेम्परेचर बढ़ रहा है। सोल्युबिलिटी जो है कॉपर सल्फेट की वो भी देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे 14 ग्राम, 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिज़ोल्व हो गया 17 ग्राम, 20 डिग्री सेल्सियस पे 21 ग्राम, 70 डिग्री सेल्सियस पे 47 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर हम रिवर्स आए तो इस साइड से इस साइड अगर आए तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ये सॉलिड है, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉलिड है, NaCl भी क्या है, सॉलिड है। तो ये जो सॉलिड रहते हैं इनकी सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो सोल्युबिलिटी जो है, सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड में, उस पर कोई भी असर नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, बट प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी पे कोई भी असर नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। उसने ये डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए और उनकी सोल्युबिलिटी चेक की डिफरेंट टेम्परेचर पे। क्या किया उन्होंने, 283 केल्विन यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व करके देखा, 293 पे भी डिसॉल्व करके देखा, 313 केल्विन पे भी डिसॉल्व करके देखे। इस तरह अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंसेस उन्होंने सोल्यूबल करके देखे, उनकी सोल्युबिलिटी चेक की। उन्हें क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी जो है 283 केल्विन यानी 10 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 21, मतलब 21 ग्राम्स हम डिसॉल्व कर सकते हैं एट 10 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड हम 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं एट 10 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम क्लोराइड भी हम 35 ग्राम्स डिसॉल्व कर सकते हैं एट 10 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हम 62 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं एट 313 केल्विन यानी 40 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 106 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट हम डिसॉल्व कर सकते हैं 333 केल्विन यानी 60 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से उन्होंने क्या किया, चार्ट बना लिया। अभी हम इस चार्ट के ऊपर से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। मतलब कितना मास पोटेशियम नाइट्रेट का हमें लगेगा, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड, कितना पोटेशियम नाइट्रेट हमें लगेगा टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा एट 313 केल्विन। 313 केल्विन मतलब ये 313 केल्विन, ये साइड देखनी है हमें। और सब्सटेंस कौन सा बोला है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट को 313 केल्विन में कितना लगता है, 62 ग्राम। सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा। मतलब
100 ग्राम्स में हमें 100 ग्राम वाटर में हमें 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और हमें पूछा क्या है, वही पूछा है, बस हमें पूछा है कि 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना लगेगा। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में हमें 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करना पड़ता है, तो 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना लगेगा, इसका हाफ। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 62 ग्राम ऐड करना पड़ रहा है, तो 50 ग्राम में ऑब्वियसली हमें इसका हाफ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आया हमारा 31 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में अगर हमें 62 ग्राम ऐड करना पड़ रहा है, तो 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में हमें ऑब्वियसली 31 ग्राम्स ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा मेक्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। 353 केल्विन में उन्होंने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। उसे क्या कर दिया, रूम टेम्परेचर पे कूल करने रख दिया। 353 केल्विन पे उसने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना ऐड करना पड़ा होगा पोटेशियम क्लोराइड उन्हें, 54 ग्राम्स। 54 ग्राम्स उन्होंने ऐड किया और वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया और उसे उन्होंने कूल करने के लिए रख दिया। तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। कूल करने के बाद क्या होगा, मैंने बताया था सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और कम करने से कम होती है। तो अगर हम यहाँ पे कूल कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर अगर कम कर रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मतलब वहाँ पे जो पहले डिज़ोल्व हो गए थे सब्सटेंस, जो कौन सा सब्सटेंस डिज़ोल्व कर रहे हैं हम, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड जो वहाँ पे डिज़ोल्व हो गया था, वो कूल करने के वजह से वहाँ पे फिर से रीअपीयर होगा, सेपरेट आउट होगा सोल्यूशन से। पहले वो गायब हो गया था, बट अभी वहाँ पे क्या होगा, वो फिर से रीअपीयर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा है सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट, रीअपीयर फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकॉज सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन कूलिंग। टेम्परेचर कम करने से सोल्युबिलिटी कम हो गई, जिसके वजह से सोल्यूट जो है वो फिर से रीअपीयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे हर एक सॉल्ट की हमें क्या लिखनी है, सोल्युबिलिटी लिखनी है। पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी कितनी है, 32 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम्स, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम्स, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम्स। विच सॉल्ट हैज़ द हाइएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। कौन से सॉल्ट का सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 37 ग्राम्स इज़ हाइएस्ट, तो अमोनियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी बढ़ाने से, सोल्युबिलिटी बढ़ाने या कम करने से कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है टेम्परेचर के इफेक्ट से। टेम्परेचर कम करने से सोल्युबिलिटी कम होती है और बढ़ाने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो गिवन डाटा शोज दैट सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जो भी चेंज होते हैं, जो भी सराउंडिंग में हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, वो एक तो फिजिकल होते हैं या फिर केमिकल। कैसे, क्योंकि कुछ चेंजेस जो होते हैं उनमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और कुछ चेंजेस में नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। तो जिन चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, सब्सटेंस सेम रहता है, उन्हें बोला जाता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस में कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। और जिस चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें बोला जाता है केमिकल चेंज। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड एज केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल चेंज का एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वाटर को हमने बॉईल किया, क्या हो गया, वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था, वो बन गया गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। पहले भी वाटर ही था, उसके बाद भी वाटर ही था, वाटर ही है, बट उसका सिर्फ क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। इसलिए जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं फिजिकल चेंज, वो इजीली रिवर्स किए जा सकते हैं, दे आर रिवर्सिबल।
क्योंकि अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं वो वाटर वेपर्स में फॉर्म हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट अगर वो गैस को अगर आप कूल करोगे तो फिर से उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, रिवर्स किया जा सकता है। इसलिए हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स। और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, उन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस रहते हैं उनका मास चेंज नहीं होता, यहाँ पे मास जो है सब्सटेंस का चेंज होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना वो फिजिकल चेंज है क्योंकि वो वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, और हम रिवर्स भी कर सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है क्योंकि वाटर में हम कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व हो गया, बट अगर उसे हमें सेपरेट करना होगा, कॉमन सॉल्ट को बाहर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और हमें फिर से वहाँ पे क्या मिलेगा, कॉमन सॉल्ट मिलेगा। इसका मतलब रिवर्स हो गया। कटिंग ऑफ पेपर, ये सभी चेंजेस, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है। वेराज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन रस्ट हो गया तो वो रिवर्स नहीं होगा, उसके बाद ख़राब अगर हो गया आयरन तो वो फिर से रिपेयर नहीं होगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जब भी कर्ड बनता है तो वो प्रोसेस भी रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे नए सब्सटेंस फॉर्म हो गए हैं। कुकिंग ऑफ फूड, यहाँ पे भी नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जो भी हमारा कैंडल वैक्स होता है उसे बर्न करोगे आप तो वहाँ पे भी नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, दिस इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। एक्चुअली ये जो फ्यूल्स है, ये कैंडल वैक्स और ये जो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, ये जो पेपर है ये सभी कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं, और जब कभी भी कार्बन कंपाउंड को आप बर्न करोगे तो उनको बर्न करने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। तो पेपर हो गया, कैंडल वैक्स हो गया या फ्यूल्स हो गया, इन सभी को अगर आप बर्न करोगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। पहले डिफरेंट सब्सटेंसेस थे, अभी फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गए, इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्री विच इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। So these are all chemical changes.